Hello everyone. Welcome to my history class. So dear students, today we will start chapter 2nd of class 11th, An Empire Across Three Continents. So we will read about the empire which stretches over three continents. So let us start. Which empire? The Roman Empire. The Roman Empire covered a vast stretch of territory that included most of Europe as we know it today. So, एक बहुत बड़े एरिया को रोमन एम्पायर ने कवर कर रखा था, जिसमें क्या इंक्लूडेड था? जो आज के टाइम पे यूरोप है एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द फर्टाइल क्रीसेंट. फर्टाइल क्रीसेंट एक फर्टाइल एरिया जो नियर द रिवर, जो यूफ्रेट, नाइल, टिग्रिस, इन सारी रिवर के बीच वाला जो एरिया था. मोस्ट ऑफ जो हमारा लोअर इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, एसीरिया, ये सारा का सारा एरिया जिसे एक क्रीसेंट शेप बनती है, तो उसे क्या बोला जाता था? फर्टाइल क्रीसेंट. एंड नॉर्थ अफ्रीका. सो दिस वास्ट एरिया included in the Roman Empire. In this chapter, we shall look at the way this empire was organized. So, we will read how the empire organized. What was the strategy of organization of the empire? The political forces that shaped its destiny. So, इसकी जो डेस्टिनी थी, जहाँ तक ये इसका एक्सपेंशन होता है इस वास्ट एम्पायर का, तो इसकी इस डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए पॉलिटिकल फोर्सेस की क्या क्या स्ट्रेटजी थी. एंड द सोशल ग्रुप इनटू विच पीपल वर डिवाइडेड. एंड विच टाइप ऑफ सोशल ग्रुप्स वर देयर, जिसमें सोसाइटी डिवाइड हो रखी थी. You will see that the empire embraced a wealth of local cultures. So सोसाइटी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो we will know कि बहुत सारे लोकल कल्चर इसमें इंक्लूडेड थे, बहुत सारी लैंग्वेजेस इंक्लूडेड थी. दैट वुमेन हैड अ स्ट्रोंगर लीगल पोजीशन दैन. तो उस टाइम पे विमेन जो थी उनकी एक स्ट्रोंगर लीगल पोजीशन थी, हायर पोजीशन थी देन दे डू इन मैनी कंट्रीज टुडे, जो आज भी बहुत सारी कंट्रीज में नहीं है. But also that much of the economy was run on slave labor. तो इकोनॉमी जो थी वो किस पे डिपेंड करती थी, किसकी वजह से चलती थी? ऑन द स्लेव लेबर. स्लेव्स जिनको परचेज कर लिया जाता है, जो अपने ऑनर के लिए बिना किसी वेजेस के काम करते हैं. मीन्स डिनाइंग फ्रीडम टू सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पर्सन. सो कुछ पर्टिकुलर जो एक सोसाइटी थी, पर्टिकुलर पीपल जो थे, उनको फ्रीडम नहीं थी. फ्रॉम द 5th century ऑन द एम्पायर फेल अपार्ट इन द वेस्ट बट रिमेन्ड इंटैक्ट एंड एक्सेप्शनली प्रॉस्पेरस इन इट्स ईस्टर्न हाफ. तो 5th century तक एम्पायर जो है वो वेस्ट में ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस था, बट उसका ईस्टर्न हाफ जो था वो भी एक्सेप्शनली प्रॉस्पेरस था, बट अनटच था, उस ईस्टर्न हाफ से अनटच था. द कैलिफेट विच यू विल रीड अबाउट इन नेक्स्ट चैप्टर. सो द चैप्टर is not in your syllabus now, but in the end of this chapter we will read a few glimpses about the caliphate, about Islam. Built on this prosperity and inherited its urban and religious traditions. So at the last of this chapter we will read about some religious practices. So in this blue portion, basically the information is given from where the historians collected all the evidence. What were the sources? So everything is given in this blue portion. Roman historians have a rich collection of sources to go on, which we can broadly divide into three groups. So रोमन हिस्टोरियंस जो थे उनके पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज थे, जिनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. टेक्स्ट,
डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल रिमेन्स। सो इन टेक्सचुअल सोर्सेज, टेक्स्ट में क्या क्या था? इंक्लूड हिस्ट्रीज ऑफ द पीरियड रिटन बाय कंटेम्प्रेरीज। सो सेम टाइम पे उसी पीरियड में जो कंटेम्प्रेरीज ने हिस्ट्री लिखी है अपने आसपास के बारे में या फिर उस एरिया के बारे में जहाँ पे जो ये वास्ट एम्पायर जहाँ पे एक्सपेंड था, जहाँ ये स्ट्रेच कर रहा था। दीज वर यूजुअली कॉल्ड एनल्स। सो ये जो राइटिंग्स थी, ये जो टेक्स्ट थे, इन सबको क्या बोला जाता था? एनल्स। एनुअली, जो एनुअली लिखे जाते थे, बिकॉज द नरेटिव वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ ईयर बाय ईयर बेसिस। लेटर्स, उसके बाद क्या क्या थे सोर्सेज? लेटर्स, स्पीचेस, सरमन्स, लॉज एंड सो ऑन। तो कुछ लेटर्स जो एक दूसरे को लेटर्स लिखे गए हैं, स्पीचेस किसी की स्पीच जिनको रिकॉर्ड किया गया रिटन फॉर्म में, सरमन्स, इंस्ट्रक्शंस, लॉज जो न्यू लॉ बनाए गए, जो इंट्रोड्यूस किए गए, वो सब टेक्सचुअल रिसोर्सेज में आते हैं। डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्स में मोस्टली क्या आता है? ट्रेड रिकॉर्ड्स, किसी के आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स, वो होते हैं डॉक्यूमेंट्स। सो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज इंक्लूड मेनली इंस्क्रिप्शंस एंड पपायरी। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? पर्टिकुलर किसी पर्सन की, किसी किंग की डीड्स जो होती हैं उसके बारे में जो लिखा जाता है। एंड पपायरी, पपायरी क्या होता है? पपायरस, पेड़ पे जो के से कुछ ऐसा रिटन मटेरियल जो कलेक्ट किया जाता है, उन सब का जो कलेक्टिवली जो रिटन मटेरियल होता है उसे बोलते हैं पपायरी। इंस्क्रिप्शंस वर यूजुअली कट ऑन स्टोन। इंस्क्रिप्शन जो थी वो किस पे होती थी? स्टोन्स पे। कट मीन्स उनको ना इनग्रेव करके, खुरेद के उनके ऊपर लिखा जाता था। सो अ लार्ज नंबर सर्वाइव। डेफिनेटली अगर उनको पत्थर पे खुरेद के लिखा जाता है तो वो इजीली इरेज नहीं होते, इजीली वो इतने धुंधले से भी नहीं होते हैं। सो वो फेंटली नहीं होते इतने जल्दी, तो इसलिए वो सर्वाइव कर जाते हैं। इन बोथ ग्रीक एंड लैटिन, तो इनके ऊपर कौन सी लैंग्वेजेस में लिखा था? ग्रीक एंड लैटिन दोनों ही लैंग्वेजेस में। द पपायरस वॉज अ रीड लाइक प्लांट, एक सरकंडे जैसा प्लांट होता था, दैट ग्रीव अलोंग द बैंक्स ऑफ द नाइल इन इजिप्ट एंड वॉज प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस अ राइटिंग मटीरियल दैट वॉज वेरी वाइडली यूज इन एवरीडे लाइफ। तो नाइल रिवर के बैंक्स पे, इजिप्ट में जो है नाइल रिवर, वहाँ पे ये जो पेड़ है वो ग्रो होता था एंड मोस्टली इसको राइटिंग मटेरियल के लिए डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में यूज़ किया जाता था। थाउजेंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अकाउंट्स, लेटर्स एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सर्वाइव ऑन पपायरस। तो बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अकाउंट्स हैं, वो सब इसके ऊपर सर्वाइव करते हैं, इनके इन पपायरस पे मिले हैं। एंड have been published by scholars who are called papyrologist. So जो papyrus पे ये जो written जो भी मटेरियल है, इनको पब्लिश करने वालों को क्या बोलते थे? papyrologist. मटेरियल रिमेन्स, अब लास्ट जो हमारा है वो क्या है? मटेरियल रिमेन्स। मटेरियल रिमेन्स मीन्स कुछ पुरानी बिल्डिंग्स, उनके जो भी रिमेन्स मिले हैं उनके डेली लाइफ में, या उनके उन बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग क्या क्या यूज़ करते थे, बरियल्स, पोट्री, आर्टिफैक्ट्स, ये सब आते हैं मटेरियल रिमेन्स में। मटेरियल रिमेन्स इंक्लूड अ वेरी वाइड असॉर्टमेंट ऑफ आइटम्स। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज, वेराइटी ऑफ आइटम्स होते हैं दैट मेनली आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो डिस्कवर करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो एग्जीक्यूट करके, जो ज़मीन की खुदाई करके लेयर टू लेयर उसकी स्टडी करते हैं, वो इसको डिस्कवर करते हैं। फील्ड सर्वे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स एंड अदर काइंड्स ऑफ structures like pottery, coins, mosaics, even entire landscape. So entire landscape की study कैसे होती है? With the help of aerial photography. Each of these sources can only tell us just so much about the past. तो सारे के सारे sources जो हैं हमें past के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अगर historian इसको बहुत अच्छे से correlate करें and
हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करें। Combining them can be a fruitful exercise, but how well this is done depends on the historian's skill. सो ये डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, कितने अच्छे से इन सारे सोर्सेज का यूज़ किया है। सो नाउ we'll start the introductory part about the Roman Empire. The powerful empires ruled over most of Europe, North Africa, and the Middle East in the period between the birth of Christ and the early part of 7th century. से डाउन टू द 630s। तो 630s के का टाइमलाइन के बारे में बता रहे हैं कि उस टाइम पे दो पावरफुल एम्पायर थे जिन्होंने इस पूरे के पूरे एरिया को कवर किया हुआ था, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट। एंड ये टाइमलाइन कौन सी है? बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस क्राइस्ट का बर्थ जो है 4th to 6th BCE में, 6 to 4th BCE में होता है। सो ये 630s वाले टाइम की बता रहे हैं। द टू एम्पायर्स वर दोज ऑफ रोम एंड ईरान। अब इन दोनों एम्पायर्स में कौन कौन से थे? रोम एंड ईरान, रोमन एम्पायर एंड ईरानियन एम्पायर। द रोमन्स एंड ईरानियंस वर राइवल्स, एक दूसरे के दुश्मन थे। एंड फॉट अगेंस्ट ईच अदर फॉर मच ऑफ देयर हिस्ट्री। तो उनकी जो हिस्ट्री, उनका जो हिस्टोरिकल जो पार्ट है उसमें आपस में ये दोनों एम्पायर आपस में लड़ते रहते थे। वाई? अगर हम हमारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉज ऑफ द वॉर क्या था? एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, एक्सपेंशन ऑफ द एरिया, एक दूसरे के एरिया पे अटैक करते रहना। तो ये था मेन उनका रीज़न। तो वो एक दूसरे के साथ लड़ते ही रहते थे। देयर एम्पायर ले नेक्स्ट टू ईच अदर। द प्रॉब्लम क्या थी? उनके जो एम्पायर्स थे वो एक दूसरे के आसपास थे बिल्कुल। सेपरेटेड ओनली बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। तो एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप थी, बहुत ही नैरो लैंड मास था जो उन्हें सेपरेट करता था। किसके पास, किसके साथ था? अलोंग द रिवर यूफ्रेट, यूफ्रेट के साथ लगता हुआ एक नैरो लैंड मास जो उन्हें सेपरेट करता था। अदरवाइज दोनों ही एम्पायर एक दूसरे के पास थे। सो इन दिस चैप्टर वी शैल बी लुकिंग एट द रोमन एम्पायर। हम इस चैप्टर में रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, बीच में कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे, कुछ इंसिडेंट होंगे जिसमें ईरानियन एम्पायर के भी कुछ ग्लिम्पसेस होंगे, बट मेनली वी विल रीड अबाउट द रोमन एम्पायर। बट वी शैल ऑल्सो रेफर इन पासिंग टू रोम्स राइवल ईरान। तो कहीं कहीं बीच बीच में हम इसके जो राइवल हैं ईरान, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इफ़ यू लुक एट मैप, सो अगर आप मैप देखेंगे, सीधा मैप आपको क्लियरली दिख रहा है। दिस इज़ मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी के अपर पार्ट में नॉर्दर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट ये था हमारा रोमन एम्पायर। एंड मेडिटेरियन सी जो है वो कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच हो रखा है? ये आपको दिख रहा है स्पेन का पार्ट, जो हिस्पेनिया लिखा है, नाउ डेज इट इज़ स्पेन। तो ये स्पेन है। एंड इन द ईस्ट आपको दिखेगा जो डेमेस्कस है, इसके इधर यहाँ पे है सीरिया। तो यहाँ तक स्ट्रेच हो रखा है ये हमारा पार्ट। सो लेट अस सी। यू विल सी दैट द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप and Africa are separated by a sea that stretches all the way from Spain in the west to Syria in the east. तो यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करता है मेडिटेरियन सी, एंड स्पेन से लेके वेस्ट में स्पेन है और इधर हमारा क्या है? सीरिया। यहाँ तक स्ट्रेच है ये हमारा एरिया। दिस सी इज कॉल्ड द मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी होता है ये, बोलते थे इसको। एंड इट वॉज द हार्ट ऑफ रोम्स एम्पायर। इसे कहा जाता था रोम का हार्ट। रोम डोमिनेटेड द मेडिटेरेनियन एंड ऑल द रीजन्स अराउंड दैट सी इन बोथ डायरेक्शन। सो रोम के अंडर रोम ही डोमिनेट करता था मेडिटेरेनियन सी को, एंड इसके आसपास जितना भी एरिया था नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ एज वेल एज साउथ। टू द नॉर्थ
The boundaries of the empire were formed by two great rivers. So अगर हम नॉर्दर्न एरिया की बात करें तो नॉर्थ में रोमन एम्पायर की बाउंड्रीज थी दो रिवर्स तक. कौन सी थी वो? राइन एंड डेन्यूब. यू कैन सी इन द मैप राइन एंड डेन्यूब रिवर. टू द साउथ बाय द ह्यूज एक्सपेंस ऑफ डेजर्ट कॉल्ड द सहारा. नीचे दिख रहा है आपको साउथ में सहारा डेजर्ट तक ये स्ट्रेच करता था. दिस वास्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी वॉज द रोमन एम्पायर. सो ये पूरा का पूरा एरिया जो था वो थी हमारे रोमन एम्पायर की टेरिटरी. ईरान कंट्रोल्ड द होल एरिया साउथ ऑफ द कैस्पियन सी डाउन टू ईस्टर्न अरेबिया. सो कैस्पियन सी के सदर्न पार्ट में ईरान का कंट्रोल था. इफ you will see the map that is at the last of the chapter. See, this is given कैस्पियन सी. तो कैस्पियन सी के नीचे वाला ये अरेबिया का पार्ट आपको दिख रहा है. सदर्न पार्ट अरेबिया और कई बार अफगानिस्तान तक ये आपका दिख रहा है ना. ये हमारा क्या था? ये अफगानिस्तान इधर आपको दिख रहा है. यहाँ से यहाँ तक था ईरानियन एम्पायर. समटाइम लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान एज वेल. तो यहाँ तक था ईरानियन एम्पायर. दीज टू सुपर पावर्स हैड डिवाइडेड अप मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट द चाइनीज कॉल्ड ता चिन. तो ये जो दोनों सुपर पावर थी रोमन एम्पायर एंड ईरानियन एम्पायर, इन्होंने एक बहुत बड़े एरिया को एक में मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, जिसे चाइनीज़ क्या कहते थे? ता चिन. ग्रेटर चिन मीन्स वेस्ट. ग्रेटर वेस्टर्न पार्ट जिसको डिवाइड कर रखा था दोनों सुपर पावर्स ने, रोमन एम्पायर एंड ईरानियन एम्पायर. सो विद दिस our introductory part finished. We will start first topic of this chapter in next video. So for now, bye and have a nice day to all.